नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह चौधरी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीयू के अंदर बेड साइड आर्terial ब्लड गैस एनालिसिस एबीजी का एनालिसिस किस तरह से करते हैं टू डायग्नोज द एसिड बेस्ड डिसऑर्डर क्विकली एट बेड साइड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो एस एबीजी की जब भी एनालिसिस किया जाता है हमें एबीजी में तीन चीज़ देखते हैं, पीएच, पीसीओ2 और बाइकार्बोनेट वैल्यू। नॉर्मल पीएच 7.4 होता है, 7.35 से 7.45 इसकी रेंज है, बट नॉर्मल इज 7.4। नॉर्मल पीसीओ2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है, 40 और रेंज जो होती है 35 से 45 होती है। ऐसे ही नॉर्मल बाइकार्बोनेट की वैल्यू 24 होती है। तो जब भी अपन एबीजी देखेंगे उसमें पीएच देखेंगे, पीसीओ2 देखेंगे और बाइकार्बोनेट देखेंगे, तीनों नॉर्मल है तो पेशेंट को कोई ग्रोसली एसिड बेस्ड इम्बैलेंस नहीं है, पेशेंट पीएबीजी इज ओके। इफ पीएच इज normal but the carbon dioxide and bicarbonate value is abnormal, then there could be some acid base disorder। pH नॉर्मल हो लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट कम ज़्यादा है तो भी उसको एसिड बेस डिसऑर्डर हो सकता है। हो सकता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहा हो और बॉडी ने कंपनसेट करके उसका पीएच टुवार्ड्स नॉर्मल ला दिया हो। तो अपन को एबीजी में क्या मिल सकता है, या तो एसिडोसिस मिलेगी या एल्कलोसिस मिलेगी। एसिडोसिस का मतलब पेशेंट का पीएच लेस देन 7.35 और एल्कलोसिस मतलब पेशेंट का पीएच मोर देन 7.45, दैट इज़ एल्कलोसिस। अब एसिडोसिस भी दो तरह की होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और एल्कलोसिस भी दो तरह का होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर होगा तो एबीजी में क्या मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो पीएच लेस देन 7.35 मिलेगा, और मेटाबॉलिक है तो इसलिए उसका बाइकार्बोनेट कम मिलेगा। जो 24 नॉर्मल वैल्यू होती है उससे कम मिलेगा, 20 होगा, 18 होगा, 16 होगा। अब बॉडी उसको कंपनसेट करना चाहेगी। कंपनसेट कैसे करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है। तो कितना कंपनसेट करेगी उसका फार्मूला है, दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है कि जो आपकी एबीजी में एक्चुअल बाइकार्बोनेट की वैल्यू आई है उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 8 जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट आया 16, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 24, उसमें 8 जोड़ा हो 32। तो अगर बाइकार्बोनेट 16 हो रखा है तो एक्सपेक्टेड है कि उसका पीसीओ2 32 के आसपास होना चाहिए। दूसरा फार्मूला है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है बाइकार्बोनेट उसमें आप 15 जोड़ दीजिए। 16 बाइकार्बोनेट है, आपने 15 जोड़ दिया, 31 पीसीओ2। तो ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड कंपनसेशन है कि इतना होना चाहिए। अब आपने एबीजी में डायग्नोस कर लिया पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब ये देखना है कि वो हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या लो अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो अनाइन गैप क्या होता है? अनाइन गैप क्या होता है कि ब्लड के अंदर सोडियम और उसमें से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को ऐड करके सोडियम में से घटाते हैं तो जो वैल्यू आती है वो अनाइन गैप होती है। जैसे पेशेंट का सोडियम मान ला 135 है और पेशेंट की क्लोराइड की वैल्यू आती है 98 और उसके बाइकार्बोनेट उसकी वैल्यू आती है 12। तो 98 में 98 क्लोराइड है और 12 बाइकार्बोनेट हो गया, तो ये 110। सोडियम 135, तो 135 में से 110 गया तो आपके आया 25। तो 25 इज़ द हाई अनाइन गैप। नॉर्मल अनाइन गैप जो होता है वो 12 होता है, 12 है। तो +-2 भी कर सकते हैं, बट अगर मोर देन 16 आ ही रहा है तो दैट इज़ हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेकंड चीज़, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप डायग्नोस किए एबीजी में तो आपको डेल्टा रेशियो भी निकालना चाहिए। डेल्टा रेशियो बहुत सिंपल है, चेंज इन द अनाइन गैप डिवाइडेड बाई चेंज इन द बाइकार्बोनेट। आपका अनाइन गैप कितना चेंज हुआ उसको बाइकार्बोनेट कितना चेंज हुआ उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर इन 1 आता है या 2 आता है या 1.5 आता है तो मतलब पेशेंट को ये प्योरली हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अगर ये लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब पेशेंट को हाई अनाइन गैप के साथ में नॉर्मल अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। और मोर देन 2 आता है तो इसमें का मतलब पेशेंट को हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है। दूसरी कंडीशन जो हम सस्पेक्ट करेंगे एबीजी में वो आईसीयू में वो होगी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की, कहीं पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो नहीं है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या मिलेगा? एल्कलोसिस है तो पीएच मोर देन 7.45 मिलेगा, और क्योंकि मेटाबॉलिक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो पेशेंट का बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ मिलेगा, जो नॉर्मल वैल्यू होती है 24 उससे ज़्यादा मिलेगा। अब बॉडी में यहाँ भी अपन को कंपनसेशन देखना है। तीसरी चीज़ देखोगे आप पीसीओ2।
सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को बॉडी कैसे कंपेंसेट करती है, PCO2 बढ़ा के करती है ताकि pH टुवार्ड्स नॉर्मल आए। तो ये इसके कंपेंसेशन कितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड, ये है कि अगर आपका बाइकार्बोनेट 10 से बढ़ता है, मतलब जैसे 24 है और वो 10 बढ़ गया तो 34 हो गया, तो आपका PCO2 जो है वो 7.5 से बढ़ना चाहिए। ये 40 आपका नॉर्मल PCO2 है तो वो बढ़ करके आपके उस पर 7.5 और जोड़ दी तो 47.5 उस नॉर्मल अपना PCO2 होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड कंपेंसेशन है। तीसरा डिसऑर्डर जो एबीजी में सस्पेक्ट कर सकते हैं वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं है। तो इसमें एबीजी में क्या मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को एसिडोसिस है तो pH लेस देन 7.35 मिलेगा, और रेस्पिरेटरी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड बॉडी कंपनसेट यहाँ भी करने की कोशिश करेगी। वो कैसे करेगी, वो बाइकार्बोनेट से देखेंगे कि जब आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 बढ़ गया तो बॉडी कंपनसेट करके अपना बाइकार्बोनेट बढ़ाएगी ताकि वो टुवार्ड्स pH को नॉर्मल ला सके। ये जो कंपनसेशन है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अलग होता है और क्रोनिक में अलग होता है। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब 48 आवर्स तक का, और मोर देन 48 आवर हो गया तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अगर आपका PCO2 10 से बड़ा है तो आपका बाइकार्बोनेट 1 से बढ़ेगा, मतलब वो 24 से 25 होएगा अगर PCO2 40 से 50 हुआ है तो। और एक्सपेक्टेड pH कितना गिरेगा, क्योंकि एसिडोसिस तो pH गिरेगा 0.1, यानी समझिए अगर 10 PCO2 बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट 1 बढ़ता है और pH 0.1 से कम होता है। क्रोनिक में कंपनसेशन कैसे होगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अगर PCO2 10 बढ़ता है तो अपना बाइकार्बोनेट 4 बढ़ता है, यहाँ किडनी ज़्यादा बढ़ा लेता है बाइकार्बोनेट, तो उसकी वजह से जो pH का फॉल होना चाहिए था 10 PCO2 पे वो 0.1 नहीं होगा, वो होगा 0.03, क्योंकि अब किडनी को टाइम मिल गया कंपनसेट करने के लिए। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। फोर्थ डिसऑर्डर जो सस्पेक्ट करते हैं एबीजी में आईसीयू में पेशेंट में, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मतलब pH 7.45 से ज़्यादा होगा, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका PCO2 कम होना चाहिए, नॉर्मल जो 40 होती है वैल्यू उससे कम मिलेगा। अब तीसरी चीज़ आप बाइकार्ब देखेंगे कंपनसेशन के लिए, तो कंपनसेशन के लिए तो बाइकार्बोनेट भी उसका कम होना चाहिए, तभी तो टुवार्ड्स कंपनसेशन होगा। तो इन चारों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आपने एक चीज़ देख ली, अगर पेशेंट को सिंपल कोई सा भी एक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी, अभी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात करें, एल्कलोसिस है pH बढ़ेगा, PCO2 कम होगा, कंपनसेशन के लिए बाइकार्बोनेट भी कम होगा। अब ये कंपनसेशन यहाँ पे भी एक्यूट और क्रोनिक, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अप टू 48 आवर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मोर देन 48 आवर्स, दोनों में अलग होता है। एक्यूट में कितना कंपनसेशन, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में 10 से कम हो गया तो आपका pH जो है वो 2 से कम होगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में 10 PCO2 बढ़ रहा था तो बाइकार्बोनेट 1 बढ़ रहा था। एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में 10 PCO2 कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट 2 कम हो जाएगा। एल्कलोसिस के बाद pH बढ़ना है, कितना बढ़ेगा 0.1 से, मतलब 10 PCO2 कम होगा तो 0.1 से आपका pH बढ़ेगा और 2 से आपका बाइकार्बोनेट कम होगा। क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा तो क्या होगा, क्रोनिक में ये 10 PCO2 बढ़ेगा, वो दैट इज़ फॉर एवरी 10 PCO2, 10 की अगर 5 बढ़ता है तो उधर वो चेंजेस है वो भी हाफ हो जाएंगे। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में 10 PCO2 कम होता है तो बाइकार्बोनेट 4 कम हो जाता है, और पेशेंट का pH जो है वो केवल 0.02 से बढ़ता है। तो डेट इज़ फॉर क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो इस तरह से आप एक बेड साइड जी एबीजी निकालेंगे, आपके सामने एबीजी आएगी, आपको तीन ही चीज़ देखनी है, pH, PCO2, बाइकार्बोनेट, और आप झट से डायग्नोस करेंगे इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ओके गिव हिम सम बाइकार्बोनेट। पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो गिव बाइकार्बोनेट, pH बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, कंपनसेट करने की कोशिश में PCO2 भी बढ़ा हुआ है। अब PCO2 जितना बढ़ना चाहिए उतना तो बढ़ा नहीं है, इसीलिए पेशेंट को एल्कलोसिस परसिस्ट कर रही है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे। अब ये अलग वीडियो के टॉपिक है कि इनके कारण क्या होते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपको जस्ट एबीजी देख के आप 30 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। धन्यवाद।